जय हिंद एस्पिरेंट्स। आप सबका स्वागत है एसएसबी क्रैक एग्जाम्स में। मेरा नाम है नवज्योति और आज हम डिस्कस कर रहे हैं ग्रेविटेशन और फ्लूइड मैकेनिक्स के ऊपर 20 ऐसे एमसीक्यूज जिसके थ्रू आप इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। तो सबसे पहले एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। पहला एमसीक्यू ये रहा, द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटीज। तो देखिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी बेसिकली दूसरा नाम है रिलेटिव डेंसिटी का। और रिलेटिव डेंसिटी बेसिकली डेंसिटीज का रेशियो होता है कि कोई एक चीज, कोई एक पर्टिकुलर, वैसे फ्लूइड के रेस्पेक्ट में बोला जाता है। फ्लूइड मतलब क्या? एनीथिंग दैट कैन फ्लो। और उसमें बेसिकली लिक्विड्स और गैसेस आते हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी बेसिकली ये बताता है कि वाटर के रेस्पेक्ट में उसकी डेंसिटी कितने मल्टीपल टाइम्स है, कितना ज्यादा है, या व्हाट फैक्टर नीड्स टू बी मल्टीप्लाइड विथ द डेंसिटी ऑफ वाटर टू गेट दिस वेरी सब्सटेंस डेंसिटी। तो क्योंकि ये डेंसिटीज का रेशियो है, तो इसका मतलब डेंसिटी बाय डेंसिटी, यानी कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बाय ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या केजी पर मीटर क्यूब बाय केजी पर मीटर क्यूब। सो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा कि ऐसा यूनिट कुछ नहीं है, यूनिट ही नहीं है। ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर, दैट इज नो यूनिट्स। ठीक है, चलिए। सो इसको लिख देते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल दीजिए या रिलेटिव डेंसिटी बोल दीजिए। ठीक है, दोनों टर्म्स अलग अलग कंटेक्स्ट में भले यूज हो, लेकिन फॉर्मूला सेम है। दैट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो क्योंकि डेंसिटी का रेशियो हुआ, इसीलिए आंसर आ गया नो यूनिट्स। ठीक है, आगे बढ़ते चलिए। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू यूनिट पॉइंट मासेस सेपरेटेड बाय यूनिट डिस्टेंस इज कॉल्ड। तो यूनिवर्सल जो ग्रेविटेशनल लॉ है, जिसमें फॉर्मूला आता है F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। तो यहां आपको m1 और m2 1 दिया हुआ है, मैं 1 kg मान सकता हूं एनी यूनिट। और r अगर वहां kg ले रहा हूं तो यहाँ, क्योंकि सेम वो भी यूनिट पे ही है, तो इसको 1 मीटर मान लेता हूं। ठीक है, 1 kg 1 kg। तो अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ऊपर नीचे ये m1 m2 r तीनों 1 है। सो मेरा फोर्स जो है वो g के बराबर आ जाएगा। और कैपिटल G क्या है? कैपिटल G। मैं कैपिटल क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि स्मॉल जी, ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑप्शन बी में दिया है, ये स्मॉल जी होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से फोर्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बराबर आ गया। और इस क्वेश्चन का आंसर भी वही हो गया, ऑप्शन नंबर डी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एफ बराबर कैपिटल जी। ठीक है, और जो स्मॉल जी होता है वो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसका आंसर रहा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। An apple falls from a tree because of gravitational attraction between the earth and the apple. If F1 is the magnitude of the force exerted by the earth on the apple and F2 is the magnitude of force exerted by apple on earth, तो then, तो देखिए, अगर दो बॉडीज हैं ऑफ मास m1 एंड m2, और इनके बीच के जनरली सेंटर्स को लेते हैं, ठीक है, डिस्टेंस r है, तो जो फोर्स ये 1 2 पे लगाएगा, ठीक है, वही ये 2 भी एग्जैक्टली उतना ही 1 पे लगाएगा। बस डायरेक्शन में फर्क है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस विल बी द सेम। और इसीलिए भले ही अर्थ देखने में बड़ा है और वो जिस फोर्स से एप्पल को अपनी तरफ खींचेगा, सेम उतने ही फोर्स से एप्पल भी अर्थ को खींच रहा है। फोर्स सेम है, उनका मैग्नीट्यूड सेम है। तो यहां आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, F1 इक्वल टू F2। ठीक है, ओके, आगे बढ़ा जाए। इन द रिलेशन F इज इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m, ठीक है, दो मासेस का ही सम है, बाय डी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। द क्वांटिटी G इज, कैपिटल G बोला गया। क्या ये डिपेंड करता है? ऑप्शन ए की, ऑप्शन ए को देखते हैं। डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ G एट द प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये तो कांस्टेंट है, इसका G पे क्या लेना देना। ठीक है, इज यूज्ड ओनली व्हेन अर्थ इज वन ऑफ द टू मासेस। ये भी जरूरी नहीं है, कोई भी दो फोर्सेस, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स जिनके कुछ मासेस हैं, उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको कैलकुलेट करने के लिए कैपिटल जी का यूज होगा, और ये खुद कांस्टेंट है। तो एक मास
अर्थ हो ऐसा कोई जरूरी, एक ऑब्जेक्ट अर्थ हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। इज ग्रेटेस्ट एट द सरफेस ऑफ अर्थ, तो अगर सिर्फ अर्थ के अंदर ही देख रहे हैं तो सरफेस के नीचे जाने से या सरफेस के ऊपर आने से फर्क पड़ सकता है, लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो स्मॉल जी पे फर्क पड़ता है, कैपिटल जी पे उसका कोई फर्क नहीं है। इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू, आप यूनिवर्स में कहीं भी जाइए उसकी वैल्यू सेम ही रहेगी, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, इज यूनिवर्सली कांस्टेंट। जो ग्रेटेस्ट एट सरफेस ऑफ अर्थ है वो स्मॉल जी है, ठीक है, वो स्मॉल जी है, दैट इज नॉट कैपिटल जी। कैपिटल जी इज ऑलवेज कांस्टेंट एनीवेयर इन द यूनिवर्स, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गिव्स द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन, तो ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ग्रेविटेशनल फोर्स किन किन के बीच में देता है? क्या ये अर्थ एंड अ पॉइंट मास, अर्थ एंड सन ओनली, एनी टू बॉडीज हैविंग सम मास, या टू चार्ज बॉडीज ओनली? तो देखिए कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, आप बता सकते हैं कि हाँ यहाँ ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करता है, और वो क्यों एग्जिस्ट करता है? क्योंकि दोनों बॉडीज के कुछ ना कुछ मास है, ठीक है। सो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, एनी टू बॉडीज हैविंग सम मास, एनी टू बॉडीज हैविंग सम मास, उससे मैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बता सकता हूं, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। तो जरूरी नहीं है एक अर्थ हो एक सन हो, है ना, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट जिनका कोई ना कोई मास हो, ठीक है। चलो ऑप्शन सी इसका आंसर हो गया। अच्छा, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ अर्थ ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज, सो वेट बेसिकली कैसे डिफाइंड है? वेट इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास इनटू जी दैट इज mg, ओके। तो सेंटर ऑफ द अर्थ अगर मुझे जाना है तो वहां g की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि ये जो वेट का फॉर्मूला है जिसमें मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये g इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस। तो अगर सेंटर पे जाना है तो मैं एट अ डेप्थ इक्वल टू आर कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूं, एट अ डेप्थ इक्वल टू आर कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूं, यस। सरफेस पे जो भी हो मैं आर डिस्टेंस नीचे जा रहा हूं, ठीक है, दैट इज द इक्वल टू द रेडियस जो यहां गिवन है। तो सरफेस पे जो जी है उसकी वैल्यू होती है जी एम बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, डेप्थ अगर मैं डी डिस्टेंस जाता हूं अर्थ की सरफेस के नीचे, तो उस केस में जी मेरा बदल जाता है, उसको मैं जी डैश बोल दूं, और जो सरफेस पे जी है उससे कितना कम हो जाता है? 1 माइनस डी बाय आर फैक्टर से कम हो जाता है, जहां डी क्या है? डेप्थ, कितना डिस्टेंस नीचे जा रहा हूं। तो मैं यहां कितना डिस्टेंस नीचे जा रहा हूं? मैं जा रहा हूं भैया आर, रेडियस आर डिस्टेंस ही नीचे जा रहा हूं। तो ये हो जाएगा जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 1 जीरो हो गया, दैट अल्टीमेटली गिव यू जीरो। सो मेरा वहां पर सेंटर ऑफ अर्थ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आई जीरो के बराबर। तो वेट हो जाएगा मेरा यहां पर बेसिकली, वेट बेसिकली बदल गया, mg ना होकर mg डैश हो जाएगा। सो ये अल्टीमेटली जीरो हो गया, क्यों? क्योंकि जी डैश जीरो। सो आंसर आपका आया जीरो, ठीक है। क्यों आया? क्योंकि डेप्थ डी जब हम जाते हैं, डी डिस्टेंस अगर अर्थ की सरफेस से नीचे जाए तो उस डी डिस्टेंस पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, और वो सरफेस से किस तरीके से रिलेटेड है? जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाय आर से। तो इसमें डेप्थ डी डिस्टेंस नीचे गए तो डेप्थ डी की जगह कैपिटल आर पुट कर दिया, रेडियस पुट कर दिया, तो 1 माइनस आर बाय आर आ गया, तो ये 1 माइनस 1 हो गया। तो अल्टीमेटली वहां सेंटर ऑफ अर्थ पर मेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आई जीरो, तो इसका मतलब वहां वेट भी हो जाएगा जीरो। चलिए आगे बढ़ते। If an object mass on the moon surface is 40 kg, object's mass, ठीक है, मून सरफेस पे 40 किलो है, then what will be the mass of the same object on the earth surface? तो अगर मून पे 40 kg है तो अर्थ पे मास जो है वो चेंज नहीं होगा। अगर ये वेट होता तो फर्क पड़ता है, क्योंकि मून सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग है, अर्थ सरफेस पे अलग है, तो वेट्स अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन जो मास होता है ये किसी भी ऑब्जेक्ट का बड़ा इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, उसके खुद की प्रॉपर्टी होती है, और ये चेंज नहीं होती, आप कहीं भी उसको लेके चले जाइए।
तो इसका आंसर 40 किलो ही रह जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए ही इसका आंसर रह जाएगा। चलिए आगे बढ़े। द वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक्स एंड लिफ्ट्स इज बेस्ड ऑन, किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है हाइड्रोलिक ब्रेक या लिफ्ट्स का काम करना? तो इसका आंसर होगा पैस्कल्स लॉ। तो पैस्कल्स लॉ क्या बोलता है कि बेसिकली प्रेशर अगर अगर कोई एक फ्लूइड रेस्ट पे है, फ्लूइड मतलब लिक्विड या गैस, वो अगर रेस्ट पर है तो उस पर किसी भी एक तरफ अगर प्रेशर बढ़ाया जाए या लगाया जाए तो वो हर डायरेक्शन में इक्वली प्रेशर ट्रांसमिट होगा। ठीक है, तो हाइड्रोलिक ब्रेक्स या लिफ्ट्स किस तरीके से बनाते हैं, आप इस तरीके से यहां पर एक छोटा क्रॉस सेक्शनल एरिया का और यहां पे स्मॉल फोर्स एक F1 मैं बोल देता हूं, स्मॉल फोर्स F1 आप लगाएंगे यहां पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन मतलब दैट फोर्स इज कॉल्ड थ्रस्ट। तो प्रेशर जो 1 इस पोजीशन पर लग रहा है दैट इज इक्वल टू F1 बाय, और इस एरिया को मैं A1 बोल देता हूं, तो F1 बाय A1, फोर्स बाय एरिया। ठीक है, हालांकि ये फोर्स नहीं है, दैट इज थ्रस्ट जो परपेंडिकुलरली एक्ट करता है किसी सरफेस पे। ठीक, और इस तरीके से रहेगा आपका। यहां दूसरी जो जगह ओपनिंग है जहां से मैं फोर्स जनरेट करूंगा वो पॉइंट पर एरिया बहुत बड़ा होगा, लार्ज एरिया, और इसको मार्क कर दिया मैंने A2 से। और यहां से जो फोर्स निकलेगा F2 100% है, यहां से आपने किया तो वहां ट्रांसमिट होगा प्रेशर। अच्छा, पैस्कल्स लॉ ये बोलता है कि ये दोनों तरफ प्रेशर सेम होंगे, P1 विल बी इक्वल टू P2। ठीक है, ये दोनों बराबर होंगे। तो अगर P1 इक्वल टू P2 है और P2 बेसिकली किसके बराबर होगा, F2 बाय A2। ठीक है, तो ये दोनों अगर बराबर है सो F1 बाय A1 इज इक्वल टू F2 बाय A2। अब ध्यान दीजिए यहां पर, यहां से अगर मुझे F2 निकालना है कि कितना फोर्स आएगा, सो F1 बाय A1, ये फोर्स तो बहुत कम है, F1 बाय A1 फोर्स, ये मतलब ये जो रेशियो है ये तो बहुत कम है, लेकिन मल्टीप्लाई ये हो रहा है F2 से, फोर्स नो सॉरी, ये मल्टीप्लाई हो रहा है A2 से जो कि बहुत बड़ा है। तो अल्टीमेटली F2 विल बी वेरी लार्ज फोर्स। तो मैं बड़ा कम सा फोर्स लगाकर एक बहुत ज्यादा फोर्स जनरेट कर सकता हूं जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स या लिफ्ट्स में काम आती है, लिफ्ट करने में काम आती है। आप अपने हाथों से दूसरी तरफ एक गाड़ी रखकर उठा सकते हो बिकॉज पैस्कल्स लॉ इज वर्किंग देयर। ठीक है, द प्रेशर्स आर सेम, तो आप यू कैन क्रिएट अ वेरी लार्ज फोर्स ऑन द अदर साइड। ये पूरा अंदर जो मैंने हाईलाइट किया दिस इज फिल्ड विथ अ लिक्विड। ठीक है, चलिए, सो दिस इज पैस्कल्स लॉ, और ये हाइड्रोलिक ब्रेक और लिफ्ट्स को की वर्किंग में काम आता है कि ये वो प्रिंसिपल है जिसपे ये इनकी वर्किंग बेस्ड है। ठीक है, तो आंसर आया पैस्कल्स लॉ। ठीक है, चलिए, ओके। अब पेंडुलम clock is lifted to a height where the gravitational acceleration has a certain value g. Another pendulum clock of same length but of double the mass of the bob is lifted to another height where the gravitational acceleration is g by 2. The time period of second pendulum would be, तो ये with respect to the first pendulum है। फर्स्ट पेंडुलम की अगर टाइम पीरियड को मैं t मान लेता हूं, सो दैट कैन बी गिवन एज 2 पाई रूट ऑफ L बाई जी। ठीक है, हम यहां देख पा रहे हैं कि फॉर्मूला में लेंथ और एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ही फर्क पड़ रहा है। दूसरे पेंडुलम में मास डबल किया, लेकिन मास का यहां फॉर्मूला में देखिए कहीं रोल नहीं है। पेंडुलम बेसिकली क्या है, ये एक लेंथ होती है। ठीक है, ये इस तरीके से स्विंग करता है ऐसे। ठीक है, ये लेंथ L होती है, और बॉब जो लटकाया जाता है उसकी मास होती है मास M। लेकिन इस मास का कोई रोल नहीं है टाइम पीरियड पे। आप कितना भी बड़ा बॉब लगाओ या कितना भी छोटा बॉब लगाओ ऑफ एनी मास, मास कुछ भी हो, उसका पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकेंड पेंडुलम का अगर टाइम पीरियड में टी डैश बोलता हूं तो दैट इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ, लेंथ इज केप्ट द सेम, लेकिन जी हैज बीन मेड जी बाय 2। तो ये हो गया 2 पाई रूट ऑफ 2L बाय जी। इसको अगर टी के टर्म्स में लाना है, मान ले मतलब मुझे 2 पाई रूट ऑफ L बाय जी अलग करना पड़ेगा। सो ये 2 पाई रूट ऑफ L बाय जी तो हो जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाय रूट 2 अलग से मैं लिख सकता हूं। तो दिस मींस दिस इज इक्वल टू रूट 2 टाइम्स ये पूरा पार्ट तो t है, यस, सो रूट 2 टाइम्स t के बराबर हो गया। ठीक है, सो आंसर इसका हो जाएगा
ऑप्शन बी दैट इज √2t। तो फॉर्मूला क्या है टाइम पीरियड का, t इज इक्वल टू 2π√L/g। इसमें बस पहला पेंडुलम के लिए कैपिटल T रहा टाइम पीरियड, और दूसरा पेंडुलम में लेंथ में कोई चेंज नहीं है, मास भले ही डबल हो रहा हो लेकिन उसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि फॉर्मूला में कहीं मास आ नहीं रहा है, और g की वैल्यू आधी हो गई है, तो उसकी वजह से टाइम पीरियड जो है वो √2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, √2 टाइम्स t के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा √2। अच्छा, क्वेश्चन में ये पार्ट शायद मिस हो गया था, इन टर्म्स ऑफ पीरियड टी ऑफ द फर्स्ट पेंडुलम। तो फर्स्ट पेंडुलम की टाइम पीरियड थी कैपिटल टी, उसी के टर्म्स से पूछा था कि सेकंड पेंडुलम किस टर्म्स में होगा। ठीक है, चलिए, तो √2t हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। टू बॉडीज ऑफ मास m ईच आर प्लेस्ड कैपिटल R डिस्टेंस अपार्ट इन अनदर सिस्टम। ठीक है, m ईच एंड आर प्लेस्ड R डिस्टेंस अपार्ट। ठीक है, एक दूसरा सिस्टम है जहां टू बॉडीज ऑफ मास 2m ईच आर प्लेस्ड R/2 डिस्टेंस अपार्ट। तो पहले केस में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, इफ F बी द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द बॉडीज इन द फर्स्ट सिस्टम, तो फर्स्ट सिस्टम में जो फोर्स कैपिटल F है वो किसके बराबर होगा, G m इंटू एम बाय R डिस्टेंस, so R अपार्ट, so F इज इक्वल टू Gm² बाय R²। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट केस में। अब सेकेंड सिस्टम में मासेस जो है वो डबल डबल हो गई है, 2m ईच, और डिस्टेंस भी आधी हो गई है, R/2। अब इस F के टर्म्स में आपको बताना है कि अब नया फोर्स क्या होगा, दैट इज नया फोर्स नहीं, सेकेंड सिस्टम में फोर्स कितना होगा, और पहले सिस्टम के F के टर्म्स में ही एक्सप्रेस करना है। अगर इसमें से ABC में से कोई नहीं आया तो देन नन ऑफ द अबव पे टिक मार देंगे। ठीक, सो नया जो फोर्स है उसको F' बोल देता हूं मैं। तो F' विल बी इक्वल टू G masses is 2m into 2m, ठीक है, डिवाइडेड बाय R/2², है ना, यही हुआ। तो ये कितना हो गया, G 4m² डिवाइडेड बाय R²/4। तो ये हो गया 16 टाइम्स, ऊपर भी एक 4 है, Gm²/R²। और Gm²/R² क्या है, F के बराबर, so this is equal to 16 times of F. This is my force F' of the second system. This came to be 16F. तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 16 टाइम्स F। ठीक है, क्या समझ में आ गया? फर्स्ट सिस्टम के लिए कैलकुलेट किया तो Gm²/R² आ गया। दूसरे सिस्टम में जहां पर मासेस डबल हो गए थे तो 2m इंटू 2m हो जाएगा, और डिस्टेंस क्योंकि आधी हुई थी और मासेस डबल हुई थी तो 2m इंटू 2m आ जाएगा, और डिस्टेंस क्योंकि आधी हुई थी तो R/2² होगा। तो इसको मैंने फर्स्ट फोर्स F के टर्म्स में एक्सप्रेस किया, तो Gm²/R² तो आ रहा है लेकिन एक 16 नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए 16 टाइम्स F हो गया मेरा आंसर। तो ऑप्शन ए आ गया मेरा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। सपोज देयर आर टू प्लैनेट्स 1 and 2 हैविंग द सेम डेंसिटी, दोनों की डेंसिटी सेम है। ठीक है, प्लैनेट्स जनरली स्फेरिकल हम मानते हैं, और यहां कहा गया है कि 1 and 2 उनको मार्क करिए और दोनों की डेंसिटी सेम है, बट देयर रेडियसेस आर डिफरेंट, R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली। जहां R1 बड़ा है R2 से, द एक्सेलरेशंस ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ दिस प्लैनेट्स आर रिलेटेड एज। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, G इज इक्वल टू G कैपिटल G m बाय R², जो भी डिस्टेंस उसमें है, रेडियस है उनका, दैट इज Gm बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, सो दैट इज R²। ठीक है, तो फर्स्ट प्लैनेट के लिए जिसका R1 है रेडियस, उसके लिए हो जाएगा Gm1 बाय R1²। आपको मासेस के बारे में कुछ नहीं बोला है, लेकिन डेंसिटीज इक्वल बोली गई है, यानी कि मैं बोल दूं ρ1 इज इक्वल टू ρ2। प्लैनेट्स जनरली स्पेरिकल माने जाते हैं, तो मासेस हो जाएगा m1 बाय, ठीक है, m1 बाय v1। तो v1 मैं लिख सकता हूं, या क्योंकि मुझे g को कंपेयर करना है तो मैं m को ले लेता हूं, m1 इज इक्वल टू, और दोनों की डेंसिटी सेम है तो मैं दोनों को रो ही मान लूंगा, दोनों की डेंसिटीज रो मान लूंगा। सो m1 इज इक्वल टू रो टाइम्स v1, और m2 विल बी इक्वल टू रो टाइम्स v2। ठीक है, सो m1 इज बेसिकली हाउ मच, रो 4/3 पाई r1 क्यूब। ठीक है, एंड व्हाट विल बी m2, रो 4/3 पाई r2 क्यूब। ठीक है, अच्छा, इन m1 m2 की वैल्यूज को यहां रखिए
और पहले के लिए G1 जो हो जाएगा दैट विल बी Gm1 बाय R1 स्क्वायर इट्स रेडियस, G2 इज इक्वल टू Gm2 बाय R2 स्क्वायर। ठीक है, और मुझे गिवन क्या है, R1 इज ग्रेटर देन R2, बस ये दिया हुआ है मुझे। ठीक है, सो G1 के लिए हम सॉल्व करते हैं, M1 की जगह रख देते हैं रो 4/3 पाए R1 क्यूब। ठीक है, और नीचे है R1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा G 4/3 पाए, और ऊपर है R1 क्यूब, नीचे होल डिवाइडेड बाय आ जाएगा R1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा G टाइम्स 4/3 पाई। ठीक है, और यहां हो जाएगा R1। अच्छा, सिमिलरली आपका G2 भी जो है वो भी कुछ ऐसा ही आ जाएगा, G 4/3 पाई R2। तो देखिए बाकी सारे चीजें सेम है, G1 में भी 4/3 G पाई ये तो कांस्टेंट है, यहां पर भी G2 के लिए भी ये कांस्टेंट है, तो सेम ही चीज है। R1 और R2 बस एक्स्ट्रा आ रहे हैं, यानी कि अगर मैं G1/G2 करूं, सो दिस विल गिव मी R1/R2। अब क्योंकि R1 जो है वो R2 से बड़ा है, सो इसका मतलब दिस विल बी ग्रेटर देन 1, सो दैट सिंपली मीन्स दैट G1 विल बी ग्रेटर देन G2। सो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए, दैट इज G1 ग्रेटर देन G2। तो डेंसिटी सेम को यूज करते हुए आप स्मॉल g की वैल्यूज पुट करिए, और क्योंकि रेडियस 1 रेडियस 2 से बड़ा है, आपको जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आएंगी वो सारे टर्म सेम आएंगे, सिर्फ R1 R2 अलग अलग आएगा। तो R1 R2 तो हमको पता है, उनके बीच में हमें ये पता है कि R1 बड़ा है, तो जहां R1 मल्टीप्लाई हो रहा है वो कॉरेस्पॉन्डिंग है G1 का, तो G1 बड़ा हो जाएगा G2 से। तो आंसर आ गया आपके पास ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस तरीके से करना था इसे, कि इक्वल डेंसिटीज के क्वेश्चन में डेंसिटी को मास के रेस्पेक्ट में आप कन्वर्ट करिए, उस मास को फिर पुट करिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के फॉर्मूला में, तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़े, तो G1 ग्रेटर देन G2। अच्छा आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो एनडीए एग्जाम की ये खासियत है कि ये जो नॉट वाला पार्ट है ये कैपिटल में लिखा आ जाता है, तो अगर आप करेक्ट कौन सा है वो सोच के टिक मार दे तो वो फिर आपकी गलती है, क्योंकि नॉट बड़ा अच्छे से दिखाया जाता है। सो ऑप्शन ए दिया है, इट इज एक्सपीरियंस बाय ऑल बॉडीज इन द यूनिवर्स, तो ये स्टेटमेंट तो सही है ना, तो इस पर टिक नहीं मारना है। दूसरा, इट इज अ डोमिनेंट फोर्स बिटवीन सेलेस्टियल बॉडीज, ये भी सही है, क्योंकि सेलेस्टियल बॉडीज के मासेस बहुत ज्यादा होंगी, प्लैनेट्स बेसिकली, तो वहां ये डोमिनेंट फोर्स है, वहां बहुत अच्छे से दिखता है। अच्छा, इट इज नेग्लिजिबल फोर्स फॉर एटम्स, ये भी करेक्ट है, क्योंकि एटम्स के मासेस बहुत कम है, तो ये वहां कुछ फोर्स ऐसे दिखेगा ही नहीं। ठीक है, अच्छा ऑप्शन डी, इट इज सेम फॉर ऑल पेयर्स ऑफ बॉडीज इन आवर यूनिवर्स, हर दो बॉडीज के बीच में कोई भी पेयर आप उठा लो, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स आप उठा लो, उनके बीच में सेम होता है, तो ये तो करेक्ट नहीं है, क्योंकि सबके मासेस अलग अलग है, तो फोर्स भी अलग अलग एक्ट होगा, तो ऑप्शन डी आपका गलत है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक, ए बी और सी तीनों करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, यूनिवर्स के हर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक्सपीरियंस होता है, ये एक्सपीरियंस बाय ऑल बॉडीज 100%। बी, डोमिनेंट फोर्स, बिकॉज व्हेन मासेस आर लार्ज इट कैन बी ऑब्जर्व्ड, सो इट इज डोमिनेंट फोर्स बिटवीन सेलेस्टियल बॉडीज, और जब मासेस बहुत कम है तो इट्स एन वेरी नेग्लिजिबल फोर्स, वो उसको हम इग्नोर ही कर सकते हैं, वो वहां वर्क कर नहीं रहा है, ऐसा ही बोल सकते हैं। ठीक है, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इट इज सेम फॉर ऑल पेयर्स ऑफ बॉडीज इन आवर यूनिवर्स। अच्छा, a girl stands on a box having 60 centimeter length, 40 centimeter breadth and 20 centimeter height in three ways, तीन अलग अलग तरीके से वो खड़ी होती हैं। In which of the following cases pressure exerted by the brick will be, तो किस केस में मैक्सिमम होगा, और ऑप्शन डी बेसिकली बोला सेम इन ऑल द थ्री केसेस, तो तीनों केस बेसिकली क्या है, एक बार लेंथ और ब्रेड्थ को आपका बेस बनाया गया, ठीक है, प्रेशर पूछा गया प्रेशर पे, तो प्रेशर इज बेसिकली फोर्स बाय एरिया, क्योंकि जो गर्ल है उसकी वेट दैट विल बी बाय फोर्स, और तीनों ही केस में वो सेम होगा क्योंकि mg इज सेम,
गर्ली खड़ी हो रही है, उनका वेट सेम होगा, ठीक है। सो दैट मीन्स प्रेशर को मुझे एरिया के टर्म्स में देखना है फॉर इक्वल फोर्स। Since force is constant, that is of the weight of the girl, so pressure will be inversely related to the area of the cross section या area जिसपे वो area of the base on which she is standing. So एक बार length और breadth as a base बनता है, तो अगर length और breadth अगर as a base है L and B, so your area is coming how much? 60 into 40, that is 24 centimeter, 2400 centimeter square, ठीक है। दूसरा केस क्या है, अगर ब्रेड्थ और हाइट आए तो उसमें फिर हो जाएगा 40 इंटू 20 आपका एरिया ऑफ द बेस, दैट गिव्स यू 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सिमिलरली अगर हाइट और लेंथ की बात करी जाए तो हाइट और लेंथ के केस में 20 इंटू 60 यानी कि 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्रेशर वहां मैक्सिमम होगा जहां एरिया सबसे लीस्ट हो। तो लीस्ट एरिया इनमें से कौन सा? ये तो दिख रहा है कि सेम नहीं है। सेम क्यों नहीं है? क्योंकि तीनों का एरिया ऑफ द बेस अलग अलग है। भले ही फोर्स सेम हो, एरिया सेम होता तभी हम बोल सकते थे कि प्रेशर वुड बी द सेम। तो ऑप्शन डी तो हो ही नहीं सकता। ए बी सी में से मैक्सिमम कब होगा? जब एरिया लीस्ट हो। और एरिया लीस्ट किस केस में है? 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब ब्रेड्थ और हाइट एज अ एरिया ऑफ द बेस बने तो ये हो गया मैक्सिमम व्हेन not option C, maximum when breadth and height form the base. So option B would be the right answer. ठीक है। सो प्रेशर निकालना था। प्रेशर हमको पता है फोर्स बाय एरिया है। हमें पता है तीनों केस में जब वो तीनों अलग अलग एज अ बेस फॉर्म हो रहा है, एक बार लेंथ ब्रेड्थ, एक बार ब्रेड्थ हाइट, एक बार हाइट लेंथ, तो तीनों ही केस में फोर्स सेम है। व्हाई? बिकॉज द गर्ल इज स्टैंडिंग, हर फोर्स दैट इज बीइंग एक्टेड देयर इज हर वेट, तो वो सेम रहेगा। अच्छा, तो इसका मतलब प्रेशर कहां ज्यादा होगा? जहां एरिया सबसे कम। तो एरिया तीनों में सबसे कम कौन सा है? ब्रेड्थ हाइट वाला, जो 800 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, मैक्सिमम व्हेन ब्रेड्थ एंड हाइट फॉर्म्स द बेस। ठीक है, तो आंसर आ गया ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़े। एन ऑब्जेक्ट वेज 10 न्यूटन इन एयर, व्हेन इमर्ज्ड फुल्ली इन वाटर इट वेज ओनली 8 न्यूटन, द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट विल बी। ठीक है, तो एयर में अगर वेट 10 न्यूटन है और वाटर में इमर्स करने के बाद 8 न्यूटन है, हमें यह पता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल से कि जो बायोएंट फोर्स होता है, तो हम बोलते हैं बायंसी इज अ प्रिंसिपल। ठीक है, दैट इज एन अपवर्ड फोर्स व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड इन अ फ्लूइड, तो उसको पे एक अपवर्ड थ्रस्ट लगता है। ठीक है, और ये थ्रस्ट की वजह से उसका वेट रिड्यूस हो जाता है। तो बेसिकली बाहर जो भी वेट है और जो अंदर वेट आया, इसका डिफरेंस क्रिएट करता है मेरा बायोएंट फोर्स। ठीक है, ये इमर्स किया गया कोई भी बॉडी, इस पे एक, पहले तो ये वेट था एक mg वेट। ठीक है, या mg ना लिखें, ठीक है, mg को मत लिखें। ठीक है, बाहर एक वेट था। ठीक है, अरे बड़ा कैसे हो गया? बाहर एक वेट था कैपिटल W, अंदर वेट जो है वो W डैश हो जाएगा। और ये कम क्यों हुआ? दिस हैज रिड्यूस्ड बिकॉज देयर इज अ अपवर्ड फोर्स ऑफ बायंसी। ये उसे ऊपर पुश कर रहा है, तो इसलिए जो इफेक्टिव वेट मुझे एक्सपीरियंस होगा उसके फ्लूइड के अंदर, वो कम हो जाएगा। इसलिए आप बड़े आराम से अपने दोस्त को स्विमिंग पूल में फेंक कर उठा सकते हो फ्लूइड के अंदर, बिकॉज वेट रिड्यूस हो चुका है। ठीक है, सो बायोएंट फोर्स इज इक्वल टू वेट माइनस वेट डैश। 10 न्यूटन बाहर जो एक्सपीरियंस हो रहा था, अंदर कितना एक्सपीरियंस हो रहा है? 8 न्यूटन। तो ये क्रिएट हो रहा है बाय बायोएंट फोर्स। तो बायोएंट फोर्स 2 न्यूटन का, और यही बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट। ये इसी के बराबर होता है, ये इसी के बराबर होता है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट। ये कितने के बराबर होगा? बायोएंट फोर्स के बराबर। और इस केस में बायोएंट फोर्स कितना है? जो वेट में डिफरेंस आ रहा है, अंदर करने के बाद डिफरेंस क्यों आ रहा है? बायोएंट फोर्स की वजह से, उसने हमने कैलकुलेट कर लिया, वही मेरा वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं सच बताऊं तो आप सीरियसली चेक कर सकते हैं अपने दोस्तों को इस तरीके से कि बाहर पानी के तो आप उठा नहीं पाएंगे उनको शायद, अगर वो भारी है तो,
लेकिन अगर आप स्विमिंग पूल में उतर जाते हैं दोनों, तो आप आराम से उठा पाएंगे उनको, जस्ट बिकॉज देयर इज अ बायोन फोर्स एक्टिंग देयर दैट इज हेल्पिंग यू इन अप इन कैरिंग हिज बॉडी अप। ठीक है, चलिए आज तो ये इसका आंसर रहेगा। आंसर विल बी ऑप्शन ए 2 न्यूटन। बायोन फोर्स के बराबर होगा आपका वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एटमॉस्फेयर इज हेल्ड टू द अर्थ बाय, एटमॉस्फेयर इज हेल्ड टू द अर्थ बाय, किससे होता है? विंड तो होगा नहीं, क्लाउड्स तो पकड़ के नहीं रखेंगे एटमॉस्फेयर को, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड या ग्रेविटी होता है या हो सकता है। तो आंसर इसका ग्रेविटी है। ग्रेविटेशनल फोर्स, उस पुल की वजह से ही एटमॉस्फेयर वहां प्रेजेंट है अर्थ के चारों तरफ। ठीक है, तो आंसर आया आपका ऑप्शन ए, दैट इज ग्रेविटी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का रूल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, वैल्यू ऑफ क्वांटिटी जी इन द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द अर्थ। फर्क पड़ता है क्या मास ऑफ द अर्थ से? डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ अर्थ ओनली, डिपेंड्स ऑन बोथ मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ। तो अगर ये स्मॉल जी की बात होती तो ऑप्शन सी करेक्ट होता, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है कैपिटल जी मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ होल स्क्वायर। लेकिन दिस इज कैपिटल जी इज अ कांस्टेंट, इट्स यूनिवर्सली कांस्टेंट एंड देयरफॉर इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ। इसका आंसर है फिर ऑप्शन डी, इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, आगे बढ़े। टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मासेस falling freely near the surface of moon would be would, so free falling है, दो ऑब्जेक्ट्स हैं मून के सरफेस पर है। ठीक है, तो ठीक है मून के सरफेस पर है। ठीक है, सो फॉलिंग फ्रीली, मून का अपना एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। ठीक है, अच्छा मान लीजिए एक का स्मॉल एम है, एक का मास है कैपिटल एम। ठीक है, ओके, दे आर फॉलिंग फ्रीली, तो इसका मतलब वेट एक्ट कर रहा है, जी एम लिख देता हूं मैं, तो ऑफ कंसिडरिंग द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट मून, तो they will have same velocities at any instant, they will have different acceleration. ठीक है, they will not have different acceleration, why? Because both of them would be experiencing gm downwards। अच्छा, experience forces of same magnitude, forces भी same magnitude के नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि masses अलग अलग है, इसका वेट हो जाएगा mgm, इसका वेट हो जाएगा कैपिटल mgm, so forces भी अलग अलग एक्सपीरियंस हो रहे हैं because masses are different, so B and C are wrong। अच्छा, what about D? undergo a change in their inertia, inertia में चेंज तभी हो सकता है when masses change, masses तो चेंज हो नहीं रही है तो inertia भी चेंज नहीं होगा, तो B, C और D तीनों ही ऑप्शन गलत हो गए। ऑप्शन A would be then by elimination become the right answer, and let us check that fact whether the velocities are same at any instant, तो velocities will be same, क्योंकि एक्सेलरेशन सेम लग रहा है तो एट एनी इंस्टेंट बोथ विल बी हैविंग द सेम वेलोसिटीज एक इंस्टेंट पर। हाँ, लेकिन क्योंकि एक्सेलरेशन लग रहा है तो थोड़ी देर बाद वापस चेक करेंगे आप, तो चेंज इन वेलोसिटी हो चुका होगा, वो भी सेम रहेगा, वेलोसिटीज विल बी रिमेनिंग कांस्टेंट, तो इसका आंसर रहेगा हैव सेम वेलोसिटीज एट एनी इंस्टेंट। लेकिन वेलोसिटीज चेंज हो रही है, तो मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों की वेलोसिटी है, तो आप 2 सेकंड बाद देखेंगे तो 6 मीटर पर सेकंड भी हो सकता है। ठीक है, बिकॉज एक्सेलरेशन इज देयर, अगर एक्सेलरेशन नहीं होता तो वेलोसिटी सेम रहती। ठीक है, चलिए, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, हैव सेम वेलोसिटीज एट एनी इंस्टेंट। ठीक, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज सेम ऑन इक्वेटर एंड पोल्स, इज लीस्ट ऑन पोल्स, इज लीस्ट ऑन इक्वेटर, इंक्रीजेस फ्रॉम पोल टू इक्वेटर। तो देखिए अर्थ का शेप तो एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं है, इट्स मोर लाइक दिस, एक इलिप्टिकल जैसा शेप है। ठीक है, तो इलिप्स सॉरी इक्वेटर जो लाइन है उसके दौरान आप देखें दिस आर इज ग्रेटर, आर ई बोल देता हूं, एंड पोल्स के साइड पर, यहां पर इक्वेटर के लिए ई बोल दिया, आर पी। तो ये देख के पता ही चल रहा है कि जो
radius for P for point at poles is not very small, is smaller than what it is as E. तो इसका मतलब जब हम G की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं एट E, that would be GM by RE square और GP at poles would be GM by RP square. अब क्योंकि अर्थ वाले पर बड़ा है और इनवर्सली रिलेटेड है, इसका मतलब इक्वेटर पे कम रहेगा, पोल्स पे ज्यादा रहेगा, क्योंकि पोल्स पे रेडियस कम है ना. सो इसका मतलब इट विल बी द लीस्ट ऑन पोल्स. पोल्स पे सबसे लीस्ट रेडियस होगी, ठीक है. नहीं, लीस्ट ऑन पोल्स या लीस्ट ऑन इक्वेटर, सॉरी, इट विल बी द लीस्ट ऑन इक्वेटर. लीस्ट ऑन पोल्स या पोल्स पे देख लीजिए, पोल्स पे रेडियस पूरे ही अर्थ में अगर मैं चेक करूं तो सबसे कम रेडियस लगेगा विद द पोल्स. सेंटर से पोल के पॉइंट तक सबसे कम डिस्टेंस होगा, तो इसका मतलब वहां रेडियस सबसे कम है, सिंपली मीनिंग दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल हैव द मैक्सिमम वैल्यू. और इक्वेटोरियल पे अगर हम देखें तो वहां रेडियस सबसे बड़ा है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सबसे कम होगा. सो इट लीस्ट ऑन इक्वेटर. ये आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है, आगे बढ़े. ऑल ऑब्जेक्ट्स एक्सपीरियंस बायंसी व्हेन इमर्ज इन अ फ्लूइड. ये अभी एक क्वेश्चन में हमने अभी देखा ही था. तो बायंसी है क्या? इट्स अ डाउनवर्ड फोर्स. एब्सोल्युटली नॉट. व्हाई? बिकॉज इट इज रिड्यूसिंग द वेट. इसका मतलब वेट के काउंटर डायरेक्शन पे, एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन पे एक्ट करेगा, तो इट हैज टू बी एन अपवर्ड फोर्स. और वेट इज ऑल्सो फोर्स, फोर्स पे एग्जैक्टली काउंटर करता है, सो इट हैज टू बी एन अपवर्ड फोर्स. ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा अपवर्ड फोर्स. ठीक है, आगे बढ़ा जाए. टू प्लैनेट्स ऑर्बिट द सन इन सर्कुलर ऑर्बिट्स विद देयर रेडियस ऑफ ऑर्बिट एज r1 इक्वल टू r एंड r2 इक्वल टू 4r. रेशियो ऑफ देयर पीरियड्स अराउंड द सन, दैट इज कितना टाइम उनको लगे, T1 एंड T2. तो T1 बाय T2 का रेशियो पूछा है. केप्लर्स थर्ड लॉ आपको ये बोलता है, केप्लर्स थर्ड लॉ, थर्ड रखिए, सेकंड उस नंबर से कोई लेना देना नहीं है. लॉ आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड दैट इज अराउंड द that the planet takes to revolve around the sun is proportional to, आप यहां पर क्योंकि इट्स अंडरस्टूड इन द फॉर्म ऑफ r1 एंड r2 रेडियस, तो डायरेक्टली रेडियस के फॉर्म में लिख सकते हैं. अदरवाइज उन्होंने बोला था सेमी मेजर एक्सिस. इलिप्स में ये बोला जाता है सेमी मेजर एक्सिस, लेकिन हम अराउंड अराउंड मान रहे हैं कि दे आर ऑर्बिटिंग इन सर्कुलर, तो वहां उस केस में फिर सेमी मेजर एक्सिस भी रेडियस के ही बराबर हो जाता है, कंसिडरिंग दिस इज अ सर्कुलर ऑर्बिट. सो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब हो जाएगा ये. ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट्स में. हाँ, इलिप्टिकल होता तो फिर दो अलग अलग रेडियस हो जाती है उसमें, तो बड़े वाले के क्यूब के बराबर होता है. ठीक है, तो इसका मतलब T1 स्क्वायर बाय T2 स्क्वायर इज इक्वल टू R1 क्यूब बाय R2 क्यूब. अब R1 और R2 एक सेम पैरामीटर पर रिलेटेड है, R एंड 4R, तो उनकी वैल्यूज रख देते हैं R बाय 4R होल क्यूब. तो ये हो जाएगा T1 बाय T2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू R क्यूब, और R क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यहां से बचा 1 बाय 64, यानी कि T1 बाय T2 इज इक्वल टू 1 बाय 8. T1 बाय T2 इज इक्वल टू 1 बाय 8, स्क्वायर रूट ले लिया तो 1 बाय 8 आ गया. सो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी 1 बाय 8. ठीक है, क्या लगा है? केप्लर का लॉ क्या है? टाइम पीरियड का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब. ठीक है, ठीक है, ओके. तो रेशियो में लिख दिया T1 स्क्वायर बाय T2 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू R1 क्यूब बाय R2 क्यूब. सॉल्व कर दिया T1 बाय T2, तो आ गया 1 बाय 8. तो आंसर इसका हो गया 1 बाय 8. ठीक, आगे बढ़े. A liquid is kept in a glass beaker. Which one of the following statements is correct regarding the pressure exerted by the liquid column at the base of the beaker? So pressure के बारे में पूछा गया. तो pressure depends on area of the base of the beaker, depends on height of the liquid column, does not depend on the density of the liquid, neither depends on the area of the base of the beaker, nor on the height of the liquid column. So liquid column के लिए जो pressure का formula होता है, that is at a point, so that is basically equal to H
मल्टीप्लाइड बाय रो मल्टीप्लाइड बाय जी। जहां पर जी तो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, रो है उस फ्लूइड का डेंसिटी और एच है हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। ठीक है, मतलब यानी कि इस तरीके से एच हाइट तक भरा हुआ है, तो एच हाइट पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा, जैसे इस पॉइंट पे प्रेशर निकाले तो वहां से ऊपर से नीचे एच आ गए आप। अब एच हाइट आ गया तो वो एक फैक्टर रहेगा, वो एक पैरामीटर रहेगा। देन इस लिक्विड का डेंसिटी, लिक्विड या फ्लूइड, इट कैन बी अ गैस एज वेल, एंड यहां पर जो जी एक्ट कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो यहां एक्ट कर रहा है, इन तीनों का प्रोडक्ट गिव्स मी द प्रेशर। तो इसका मतलब एरिया ऑफ द बेस का तो कोई लेना देना ही नहीं है, यहाँ तो कुछ एरिया का आया ही नहीं, हाइट आया, डेंसिटी आई और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आई। तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता, बी डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, तो सीधा ऑप्शन बी पे आप टिक मार सकते हैं। डज नॉट डिपेंड, नहीं, डेंसिटी पे तो डिपेंड करता है, फॉर्मूला में है। द प्रेशर नाइदर डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द बीकर नॉर ऑन द हाइट ऑफ द बीकर, हाइट पे तो डिपेंड कर रहा है। सो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा यहाँ। ठीक है, तो फॉर्मूला ध्यान रखिए, लिक्विड कॉलम के लिए प्रेशर कैसे दिया जाता है, हाइट मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो आंसर रहेगा ऑप्शन बी, द प्रेशर डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। तो चलिए, ये थे कुछ क्वेश्चंस ग्रेविटेशन और फ्लूइड मैकेनिक्स पर। आई होप यू वर एबल टू रिवाइज द होल टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसी तरीके से बने रहें, और कंटेंट भी आता रहेगा आपकी प्रिपरेशन में आपको और हेल्प करने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।